चलो नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर बड़ा है। दूसरी बात, ये चैप्टर आपको अगर समझ नहीं आया, प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रीज़न ये है इलेक्ट्रिक आसान होता है और जो चार्ज फील्ड पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़ गया है वो तब भी आसान है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा ट्रिकी ज़्यादा है, ये तो घुमाएगा ज़्यादा ही है, ये घुमाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको बोर्ड में घुमाने होंगे क्वेश्चन उनको, तो ये इसी चैप्टर से वो घुमाएंगे। ठीक, चलो अगर पहला, दूसरा, तीसरा जो भी चैप्टर आप पढ़े तीनों चैप्टर में, तो उसमें आपने ये चेक किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज में और इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में सब में आपका जो चार्ज होता था वो रुका हुआ होता था, चार्ज ट्रेवल नहीं करता था, चार्ज एक जगह स्थिर रहता था। उस स्टेबल चार्ज की वजह से आप जो करना होता था आप करते थे। नेक्स्ट चैप्टर आया आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, आपका चार्ज क्या कर रहा था, मूव करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब चार्ज मूव कर दिया तो उसके इफेक्ट में आपको क्या मिल गया, वहाँ पर करंट मिल गया। अब इस चैप्टर में भी चार्ज मूव ही करेगा, और चार्ज मूव करने से कैसे मैग्नेटिक का आया, क्या आया, वो पढ़ना है आपको। मतलब इस चैप्टर में भी आपका चार्ज मूव करेगा। दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी मैग्नेट और करंट एक साथ पढ़ाया जा रहा है। बहुत दिन तक लोगों को ये पता था कि इलेक्ट्रिक अपनी एक ब्रांच रखता है फिजिक्स में और मैग्नेटिक अपनी एक ब्रांच रखता है फिजिक्स में। दो अलग अलग ब्रांच हैं। वो इलेक्ट्रिक अपना कंसेप्ट पढ़ाते हैं, वो उनका अपना एक ब्रांच है, और मैग्नेटिक अपना एक कंसेप्ट है, उनका एक ब्रांच है। बाद में एक साइंटिस्ट आए चलो देखो क्या है, बहुत दिन तक लोग ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक की एक दूसरी ब्रांच है और मैग्नेटिक एक दूसरी ब्रांच है। लेकिन ऑरेस्टेड एक एक्सपेरिमेंट थे, जो कि क्लास 10th में भी था ये पोर्शन आपका। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने गलती से, हालांकि उन्होंने जान के नहीं किया था, वो कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़र अचानक से पड़ी, और जो पढ़ने के बाद उन्हें कुछ सस्पिशियस महसूस हुआ, और बाद में उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फिर से परफॉर्म किया। और जब फिर से परफॉर्म किया तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा रिजल्ट था कि जो अभी तक ट्रेंड चलता हुआ आया था, उस ट्रेंड को गलत फॉलो कर दिया। हमारे दिमाग में ये था कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग दुनिया है, और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग दुनिया है। हम ये अलग अलग दुनिया में जानते थे। और ऑरेस्टेड वो साइंटिस्ट थे जो इन दोनों दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिए, और वहीं से फिर दोनों की मिला के एक ब्रांच निकली, जिसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और मैग्नेटिक का जो ब्रांच है, वो दो अलग अलग फिजिक्स के ब्रांच नहीं है, वो एक ही ब्रांच है, जिसको एक साथ मिलाकर बोला गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में हुआ क्या था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखे क्या थे, ऑब्जर्व क्या किए थे। ऑरेस्टेड ने ऑब्जर्व ये किया था, उनका टेबल बाकायदा पूरा सेट था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके टेबल के पास एक मैग्नेटिक निडल रखा था। अब आप हमको ये बताइए, अगर आपके पास एक मैग्नेटिक निडल है, तो आप एक कॉमन, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक निडल है तो इस सुई को डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक फोर्स ही कर सकता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स इसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बगल में वायर का एक कनेक्शन था, एक उन्होंने पूरा सर्किट तैयार किया था। हम पूरा सर्किट नहीं तैयार कर रहे हैं, हम बस बता दे रहे हैं कि आपके पास एक वायर था, तो उनका पूरा सर्किट रेडी था, और उस वायर में उन्होंने करंट को फ्लो कराया। तो उनके ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जैसे ही आप किसी भी वायर में करंट फ्लो कराए, जैसे भी आप किसी वायर में करंट फ्लो कराया, उन्होंने एक चीज़ देखा कि ये जो निडल थी ये डिफ्लेक्ट कर गई। अब सवाल नंबर 1, वायर में दौड़ा क्या है, करंट, वो इलेक्ट्रिक का पार्ट था, और डिफ्लेक्ट कौन हो गया, मैग्नेटिक निडल, वो दूसरा ब्रांच था। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के आने से मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन शो कैसे हुआ, पहला ये। अब जैसे उन्होंने क्या किया, एक तो ये किया, दूसरा उनके दिमाग में ये आया कि लाओ एक बार करंट की डायरेक्शन, हो सकता हो गलती से हो गया हो, हर बार ना हो, तो अगर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होने से अगर वो उस मैग्नेटिक निडल
अगर वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट की तो जैसे ही हमने उस वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज किया वो उस मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन भी चेंज हो गया और वो राइट साइड हो गया। फिर जैसे ही हमने उस वायर में करंट को ऑफ कर दिया वो मैग्नेटिक निडल वापस अपने पोजीशन पे आ गई जैसे वो थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो क्लियर हो गई कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक निडल को क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट करवा सकती है। अब सवाल नंबर 2, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स ही लगा होगा इस पे, क्योंकि मैग्नेटिक निडल को हिला कौन सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हिला सकता है ना। और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फील्ड से आता है। इसका मतलब है कि इस चीजों और उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया किसने, ये नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने करंट को ऑफ किया। जैसे ही करंट को ऑफ किया तुरंत इसका निडल का डिफ्लेक्शन रुक गया। जैसे ही फिर से करंट को ऑन किया डिफ्लेक्शन फिर से स्टार्ट हो गई। अब आप दोनों कड़ियों को आपस में जोड़िए। जब हम करंट ऑन कर रहे हैं डिफ्लेक्शन शो हो रही है, लेकिन जब करंट को ऑफ कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, जब हम करंट का डायरेक्शन अपवर्ड रख रहे हैं तो उसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, और जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड रख रहे हैं तो उसका डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके डिफ्लेक्शन में करंट का रोल प्ले हो रहा है। तो बाद में फिर ये हुआ कि जो करंट है एक्चुअली करंट ही कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक, तो फिर सोचा गया कि मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है, और मैग्नेटिक फोर्स आता है कहां से, मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब है कि इस वायर के चारों तरफ इस करंट की वजह से क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो यहां से एक स्टेटमेंट क्लियर कट किया गया कि ये करंट कैरिंग वायर जो होता है, कोई भी वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही होगी उसके चारों तरफ क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने मैग्नेटिक निडल को रख दिया तो उसमें क्या उस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से निडल में क्या शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। आप किसके फील्ड में अभी हैं, कौन सा फील्ड आपके में है, आप कौन से फील्ड में अभी प्रेजेंट हो, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। आप ऊपर जाओगे तुरंत नीचे आओगे क्योंकि आप 24 घंटे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, ठीक है। आपने सुना है ना कि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 44,000 40,000 वोल्ट लिखा होता है, कहा जाता है ना कि ट्रांसफार्मर के पास मत खड़े हो नहीं तो वो खींच लेगा तुरंत। वो रीजन यही होता है कि ट्रांसफार्मर के कुछ दूर तक क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रांसफार्मर है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और तुम्हारी बॉडी एक गुड कंडक्टर है, तो अगर तुम उसके फील्ड में आए तो वो तुरंत तुमको अपनी तरफ क्या कर लेगा। यही रीजन है कि जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनके बाहर लकड़ी का जाला लगाया जाता है, ना कि लोहे का, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो अगर इन केस आपको वो खींच भी लिया तो बाहर लकड़ी आपको रोक लेगा, अंदर पूरा नहीं। सोचो अगर नहीं लगाएंगे तो पूरा का पूरा जाके ट्रांसफार्मर में चिपक जाओगे और देखते ही देखते फिर आप लोटे में आ जाओगे, स्वाहा हो जाओगे। वो पावर बहुत होता है ट्रांसफार्मर का। तो बहुत सारी रीजंस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये क्रिस्टल क्लियर हमारा हो गया कि एक लाइन ये याद रखना, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये लाइन याद रखना, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग बॉडी, अगर किसी भी वायर और किसी भी बॉडी में आपने करंट फ्लो कराया होगा तो उस बॉडी के चारों तरफ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गई तो फिर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया। अब आप जरा प्रैक्टिकली सोचो, इस वायर के चारों तरफ फील्ड कौन सी बन रही है, मैग्नेट की, मैग्नेटिक, वो तो अलग ब्रांच थी ना। और किसकी वजह से बन रही है, करंट की, वो तो अलग ब्रांच थी। तो करंट तो दूसरे ब्रांच में था और फील्ड दूसरे ब्रांच की थी, तो करंट से ही तो फील्ड आया। इसका मतलब दोनों ब्रांच अलग अलग नहीं है, दोनों ब्रांच मतलब करंट से ही क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग बॉडी अपने चारों तरफ क्या बनाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये तो हो गया करंट के बारे में। दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक चीज हम और किए, पहले इसको हटाए। हमने ये सोचा, अब सुनो, हमने ये सोचा कि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बना, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फोर्स बना, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से निडल क्या कर दिया है, डिफ्लेक्शन शो किया है। तो यानी कि करंट की वजह से क्या बना,
करंट की वजह से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका रिवर्स सोचो पॉसिबल है, लोगों ने उन्होंने सोचा कि इसका रिवर्स पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कि अगर करंट से फील्ड बन सकता है तो क्या फील्ड से करंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये चेक करने के लिए एक बार फिर से चेक किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, हमने लिया बेसिकली एक चार्ज लिया और इस चार्ज को हमने रख दिया रेस्ट पे। जब हमने चार्ज को रेस्ट पे रखा, स्टार्टिंग में हमने रेस्ट पे रख दिया इस चार्ज को, और इसमें करंट पहले फ्लो कराए, इसमें करंट हमने फ्लो कराया और चार्ज को रेस्ट पे रखा। तो जब चार्ज को रेस्ट पे रखा और करंट को फ्लो कराया तो इस चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ, मतलब इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगा, ये एज इट इज जैसे था वैसे ही रहा, इस पे कोई एक्सर्ट नहीं किया गया। लेकिन दूसरे केस में क्या किए, ये जो चार्ज था इस चार्ज को मोशन में ले आए, मतलब इस चार्ज को मूव कराना स्टार्ट कर दिए, और जैसे ही चार्ज को मूव कराना स्टार्ट कर दिए इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगना, इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गई, डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स आती कहां से है, मैग्नेटिक फील्ड से है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन समझो, जब हमने चार्ज को रेस्ट पे रखा तो इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ, भले इसमें करंट वो फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने चार्ज को मोशन में लाया उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आने लगी। तो यहां से एक दूसरा कंक्लूजन निकला कि एक रुका हुआ चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता, या एक रुका हुआ चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर चार्ज को रेस्ट में रखे हो, रेस्ट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखे भी हो तो उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए चार्ज का किस में होना जरूरी है, मोशन में होना जरूरी है, जबकि इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने चार्ज को रख दिया, वेदर द चार्ज इज इन मोशन और रेस्ट, फील्ड तब भी फोर्स लगाती थी। कितना फोर्स लगाती थी, हाँ 13वीं बार पूछा हूं ये, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज को रखते हैं तो फील्ड उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, क्यों, तो चाहे चार्ज मोशन में है चाहे चार्ज रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दोनों ही कंडीशन में लगाएगी। लेकिन मैग्नेटिक के लिए ये रूल नहीं है। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स लगवाना चाह रहे हैं तो आपका चार्ज किस में होना चाहिए, मोशन में। रेस्ट चार्ज पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। तो ये दो बातें ना कहीं पे लिखे रहना, कहीं क्लियर कर लेना। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को अगर रेस्ट कंडीशन में रखा है, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने चार्ज को मोशन में रखा है, तो दोनों ही कंडीशंस में उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, उस पर फोर्स लगेगी। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती थी, Q इंटू इतना फोर्स लगेगा वो। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज रखे हो अगर वो रेस्ट पे है तो उस रेस्ट चार्ज के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। रेस्ट चार्ज पर नो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि जब वही चार्ज आपका मोशन में जाएगा तब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। समझ आया? और कितना होगा वो अभी इसी चैप्टर में अगला लॉ पढ़ना है, डेट इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ। वो बताएंगे कि ये भी कितना फोर्स लग एक्सर्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रिस्टल क्लियर रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट और मोशन भले है, वो फील्ड तब भी फोर्स लगाती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखे हो तो अगर वो चार्ज रेस्ट पे होगी तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं रखेगी, और अगर वो चार्ज मोशन में है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। कितनी होगी वो अभी आपको डिराइव करना है आगे। समझ आया? तो ये आ गया ना समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद आता है तुम्हारा डेफिनेशन के तौर पर, डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है।
पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। अच्छा, रिलेट करते हुए चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते थे किससे? कैपिटल ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं बी से। अच्छा देखो, सारी चीज़ें ना सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब नॉर्मल एडिशन इसका भी नहीं होगा, इसमें भी सारे वही वेक्टर लॉज आपको लगाने पड़ेंगे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था। डायरेक्शन अपवर्ड नीचे कैसे क्या करना है, सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफाइन किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते थे कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड लाइन बनती थी, उसी को क्या बोलते थे? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो आप सिंपली क्या डिसाइड करें, बताएंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो रीजन होता है, जो स्पेस होता है, वही वहाँ पर एक फील्ड बनती है, डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो फील्ड बनती है उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आप वहां ले जाके एक मैग्नेटिक निडल रख दीजिए। अगर मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है वहां कौन सी फील्ड बनी है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब है वहां पर फील्ड नहीं बनी होगी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक चीज और, सेम नेचर वाले सेम को ही प्रमोट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो वो चार्ज पर असर नहीं दिखाएगा, वो मैग्नेट पे असर नहीं दिखाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड मास पे असर दिखाता है, क्योंकि पढ़े थे ना Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसको टारगेट करता है? मास को। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टारगेट करता है? चार्ज को। और मैग्नेटिक फील्ड किसको टारगेट करेगा? चलते हुए चार्ज को, मोशन वाला चार्ज को, वो मोशन चार्ज को टारगेट करता है वो। या ज्यादातर मैग्नेट्स को, मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक निडल हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सबको वो टारगेट करेगा। तो क्रिस्टल क्लियर रखो, ग्रेविटेशनल फील्ड मास के साथ डील करेगा, वो कभी भी इलेक्ट्रिक और चार्ज में नहीं उतरेगा। वो ग्रेविटेशनल फील्ड कभी भी चार्ज के साथ नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज के साथ खेलेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चलते हुए चार्ज, मोशन चार्ज के साथ खेलेगा, या मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास या आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल या मैग्नेट के साथ खेलेगा। समझ आया? सेकेंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल बी, दिखा दिया, रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थी तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। दूसरा, यूनिट को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बहुत सिंपल थी, वहां कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट में काफी कंफ्यूजन रहती है। मैग्नेटिक फील्ड की पहली यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड की पहली यूनिट है। दूसरा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, आप टेस्ला भी लिख सकते हो। और तीसरा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो टोटल 3 यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। दूसरा, अगर सीजीएस सिस्टम में जाओगे, सीजीएस में, तो ये ज़्यादातर सीजीएस सिस्टम में ये आपको मैक्सवेल के फॉर्म में मिल जाएगा। साइंटिस्ट का नाम था तो उनके बेसिस में किए थे, ठीक है। तो मैक्सवेल अपॉन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस की यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड की ये सीजीएस है। और इन सबको आप कौन सी बोल सकते हो? MKS बोल सकते हो। और जिसमें टेस्ला आपकी SI भी बोल सकते हो, क्योंकि सीधे साइंटिस्ट के नाम पे है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि सारी चीज़ें उसमें, ठीक है। और एक और है इसमें, गॉस। अब आप ओवरऑल जरा यूनिट चेक कर लो खाली। मैग्नेटिक फील्ड की टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। वो मिला के, सब मिला के, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर और गॉस। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की 5 यूनिट है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके लिए चैप्टर कितना हार्ड होगा। जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन में लिख देगा 4 गॉस। समझा करो गॉस किसका यूनिट था, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यूनिट देख के ही तो बता देते हो कि ये कौन सी क्वांटिटी गिवन है। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो फिजिक्स में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ते समय कहीं वैल्यू लिखी है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन में? वेलोसिटी। आपसे बोला नहीं है वो वेलोसिटी है, लेकिन आप मीटर पर सेकेंड जान रहे हो किसकी यूनिट है। आप पढ़ रहे हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जान रहे हो एक्सेलरेशन की है न्यूटन, जान रहे हो ओम, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, ओम मीटर,
हाँ तो यूनिट पता है तब तो फटाफट क्वांटिटी बता रहे हो कि हाँ, तो लिख लोगे कि ये गिवन है। अब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन में लिखा है 4 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पता ही नहीं है क्या गिवन है वो। तो आप यही अंदाजा लगा लो, एक आदमी की 5-5 यूनिट है, तो पता नहीं बोर्ड में कौन सी यूनिट कब घुसा दे गई वो आप कैसे जान पाओगे। और अभी याद भी रहेगा पेपर में, अभी तो 3 चैप्टर पढ़े हो ना सिर्फ, अभी तो 16 चैप्टर, मतलब 10-12 चैप्टर आपको पढ़ना है अभी। और तब तक ये 5 यूनिट आपको याद रहे, बोर्ड तक आपको याद रहे। वैसे फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, प्रेशर में रहोगे, 5 यूनिट याद रहे कि ना रहे। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, ये 5 यूनिट ऐसी हैं जो और कहीं आएंगी भी नहीं। इसमें 2-3 यूनिट पहले नॉर्मल पकड़ लो। पहला टेस्ला, वेबर, मैक्सवेल, गॉस, ये 4 यूनिट ना डायरेक्ट पकड़ो पहले, क्योंकि चारों के चारों नाम हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं। पहले चारों नाम याद रखो, वेबर, टेस्ला, गॉस, मैक्सवेल। ये चारों आपको खुद देना हो तो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन में पकड़ना हो तो 4 यूनिट दिमाग में ऐसे ही रखो पहले कि ये चारों के कहीं मिले, अगर नाम कहीं लिखा मिला मतलब समझ जाना वो मैग्नेटिक फील्ड की है। एक याद कर लो, न्यूटन एम्पियर पर मीटर। जैसे हमको 5 याद है, हालांकि याद तो आपको 5 करना ही पड़ेगा, कहीं लिखने को आ गया तो व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कौन कौन सी यूनिट है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एक रिलेशन भी आपको दिया है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। रिलेशन याद रखना, ठीक है। जैसे पिछले साल पढ़ाया गया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। अब बुलाइए, अर्ग सीजीएस यूनिट थी और जूल और न्यूटन एमकेएस एसआई यूनिट थी। तो रिलेशन था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। वैसे ही 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। कहीं हो सकता हो, छोटा मोटा न्यूमेरिकल के लिए ये आ सकता है। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद नोट्स में 2 पॉइंट लिखे हो, हालांकि मैंने समझा दिया बट देख लो एक बार। नोट में कह रहा है ए मूविंग चार्ज और करंट, देखो मूविंग चार्ज बोले और करंट बोले, दोनों की बात सेम ही है। तो मूविंग चार्ज और करंट सेट अप और क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग। इसका मतलब है, सुनो, किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, या चार्ज मूव कर रहा है तो चलते हुए चार्ज के चारों तरफ क्या बनता है, याद रखिएगा। या अगर आपसे कोई कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के कितने तरीके हैं कहीं पे, तो 2 तरीके हैं। पहला, उस वायर में, उस सर्किट में या तो आप करंट दौड़ा दीजिए तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, या किसी चार्ज को ही दौड़ा दो, तो चलते हुए चार्ज के चारों तरफ भी क्या बनता है। यानी इस चैप्टर में आपका चार्ज रुका नहीं होना चाहिए। अब आप दिमाग से निकाल दीजिए, इस पूरे चैप्टर में आपका चार्ज चलेगा ही, क्योंकि जब तक चार्ज चलेगा तब तक, वो था ना शोले फिल्म में डायलॉग, बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी। तो जब तक चार्ज चलेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ आया? तो जब तक चार्ज चलेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ आ गया? वही लिखा है। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और करंट इन द फील्ड। ये भी समझा दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन गया है पहले से, तो पहले से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लेकिन रुके हुए चार्ज पर वो फोर्स। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रखो। अगर फील्ड पहले से है, सोचो अगर फील्ड पहले से है और अगर चार्ज रुका है तो वहां पर कोई इफेक्ट, लेकिन अगर फील्ड पहले से है और चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ आया? दूसरा, चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर चार्ज रुक गया है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाओगे। समझ आया? क्लियर हो गया? तो चलता हुआ चार्ज क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रोक दिए, फील्ड नहीं। वो लाइन यही याद रखना, वही वाली, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। तो जब तक चार्ज चलेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा। ये याद रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर बार बार ये आएगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक, चलो
नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा बायो सेवर्ट लॉ। ए बच्चों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल है। अब बायो सेवर्ट लॉ बताता क्या है? पहली बात तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बायो अलग है और हालांकि उनके स्पेलिंग में टी भी है, बायोट है और सेवर्ट है, दो ये पहली बात तो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ दिया था। अब पहले समझो इनका काम क्या है। पढ़ाने को तो डायरेक्ट अभी पढ़ा के निकल जाए, फॉर्मूला आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वो तो दे के निकल जाए। ये पढ़ना क्यों है पहले ये समझो। आपने कहा कि अगर आपके पास कोई वायर है और उस वायर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट अगर या करंट आप दौड़ा रहे हैं तो उस वायर के चारों तरफ क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आप कहे कितनी बनेगी, हमको ये भी तो पता करना है कि कितनी। जैसे आपने कहा था कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो कितना फोर्स लगेगा, QE बता दिए ना, डायरेक्ट QE लगेगा। तो वैसे ही कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कितना फोर्स वो लगाएगी, वही आपको पता करना है। तो हुआ क्या कि ये वायर था, सोचो ये वायर था, इसमें करंट हम दौड़ा रहे हैं। अगर हम इसमें करंट दौड़ाएंगे तो इसके चारों तरफ फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? फील्ड बनेगी। अब अगर फील्ड बनेगी तो हमको एक्सपेरिमेंटल पता करना था, तो हमने क्या किया, एक लिया मैग्नेटिक कंपस, मैग्नेटिक निडल लिया, ठीक। और उस मैग्नेटिक निडल और कंपस को, अच्छा वायर है तो बहुत ज़्यादा दूर तक तो फील्ड बना नहीं पाएगी, एक लिमिटेड एरिया तक ही बना पाएगी। तो हमने मैग्नेटिक निडल लिया, हमने वायर लिया, उसमें करंट फ्लो कराया और उसके चारों तरफ फील्ड बनना स्टार्ट हो गई। और ये हमने मैग्नेटिक निडल लिया, निडल को पहले यहाँ रखा, निडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड नहीं है। धीरे धीरे इसके पास लाते गए, डिफ्लेक्शन नहीं आया। एक वक्त ऐसा आया कि जैसे ही इसके पास गया निडल में तुरंत क्या शो होने लगा, डिफ्लेक्शन, और जैसे इससे हल्का सा दूर रहेगा डिफ्लेक्शन बंद हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एरिया डिसाइडेड रहता है कि नहीं रहता है कि हाँ इतने तक ही रहेगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक निडल को लाए, तैसे ही मैग्नेटिक कंपस में या उसके निडल, चलो देखो तो क्या बोला कि अगर ये तुम्हारा वायर है, अगर ये वायर है तो अगर वायर के अंदर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ फील्ड बनेगी, और फील्ड बनेगी तो इसको अगर जब इसमें लाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वही आपको पता करना है कि कितने दूर तक ये काम करेगा और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो बेसिकली क्या करना है, ये आपने ले लिया वायर, इस वायर के अंदर आप करंट फ्लो कराइए नीचे से ऊपर, और इस वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूर, और वो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा पॉइंट P। अच्छा याद है पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो यही करते थे, R डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार निकालते थे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पर, पॉइंट चार्ज की वजह से यही तो करते थे, KQ/R² है था इलेक्ट्रिक। वही सेम काम फिर से करना है, चलते हुए करंट या इस वायर से R डिस्टेंस ले लो एक पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर क्या निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अच्छा तो यहाँ इस पॉइंट P पर हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो हम मान ले रहे हैं कि वो L लेंथ का वायर है, और यहाँ से हम कुछ एंगल मान ले रहे हैं थीटा, ठीक है। क्योंकि हमारा वायर कब कौन से पे हो, हमको फील्ड कहाँ, क्योंकि फील्ड जो है वो 3 डायमेंशनल है। तो अगर फील्ड आपका 3 डायमेंशनल है तो वो एंगल पे भी निकल सकता है, वो एंगल पे भी आपको मिलेगा। श्योर नहीं है कि डायरेक्ट आपको 90 डिग्री 180 डिग्री मिलेगा, 3 डायमेंशनल है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो इसीलिए थीटा ले लिया, थीटा बदला करेंगे, हमको अपना फील्ड बनता रहेगा। दूसरी बात, अब हमने क्या कर दिया, पिछले वाले में भी यही करते थे, पूरे की वजह से नहीं निकालते थे, थोड़े से की वजह से निकाल लेते थे, बाद में इंटीग्रेट करके पूरे की वजह से कैलकुलेट कर लेते थे। तो आप क्या कर लो, पूरे वायर का लेंथ L है ना, तो इसमें से छोटा सा पहले काट लो, तो इसमें से छोटा सा वायर पहले काट लो, और उस छोटे से वायर को जो काटे होगे उसकी लेंथ कितनी मान लो, DL। तो इस DL लेंथ की वजह से इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने का काम किसने किया था,
मतलब कुल मिला के एक पॉइंट पर करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो फील्ड बन रहा है उसी फील्ड का स्ट्रेंथ आपको बताना है, और उसी स्ट्रेंथ को बताने का काम बायो सेवर्ट ने किया था। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया, अच्छा ये जो डीएल लिए हो बहुत छोटा सा लेंथ लिए हो, और लेंथ अगर बहुत छोटा सा लिए हो और इतने का ही हो, तुम सोचो इतना छोटा सा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा? वीक बनेगा। छोटा सा लेंथ लिए हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटा ही बनेगा। छोटा मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिख सकते हो? डीबी। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इस वायर के अंदर जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी कि कम? भाई एक वायर है 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और एक वायर है उसमें 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, किसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा? ठीक, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पहला हो गया। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, जो छोटा सा लेंथ। अब आप इस खुद सोचो, लेंथ जितना छोटा, छोटे से लेंथ की वजह से फील्ड भी क्या निकलेगी? छोटी। लेंथ अगर बड़ा करते जाओगे तो फील्ड भी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल लेंथ। समझ आ गया? दूसरा, ये एंगल जो है, इस एंगल को जितना बढ़ाते जाओगे फील्ड उतनी मजबूत होती जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? साइन थीटा के। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये कि आप ये नहीं पूछ सकते कि साइन थीटा क्यों लिया, कॉस थीटा, टैन थीटा क्यों नहीं। एक्सपेरिमेंटल था, ये लोग करके निकाल के लाए हैं ये कि साइन थीटा ही निकला। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताओ, अगर इस पॉइंट पी को मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ, तो क्या फील्ड कम हो जाएगी कि फील्ड बढ़ जाएगी? हाँ? अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ कर दूँ तो इस वायर से, तो फील्ड यहाँ पर कम रहेगी कि ज़्यादा? और बढ़ा दूँ तो फील्ड, और इस पॉइंट पी को और पास कर दूं तो फील्ड। तो इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है? तो आर के बढ़ने से फील्ड बढ़ रहा है कि आर के बढ़ने से फील्ड घट रहा है? मतलब इन्वर्सली का रिलेशन है। तो इसका मतलब डीबी जो है वो इन्वर्सली रिलेशन आ रही है किससे? डिस्टेंस से। और जो चेक किया गया तो एक्चुअली ये स्क्वायर था उसके, एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो ये इसके स्क्वायर था। ठीक, आपके पास टोटल 4 इक्वेशन रेडी हो गए हैं। इन चारों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दीजिए। तो चारों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू रूल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इज इक्वल टू लगेगा और साथ में कांस्टेंट लगेगा, और ये जो कांस्टेंट है ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे पिछले वाले में किए थे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। फिर जब हटाए थे तो f 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया था कि नहीं? पिछले वाले में f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, किसका लॉ था ये? इसका लॉ था ये, उलाम्स का लॉ था ये। अब बाद में इसकी वैल्यू भी तो डिसाइड किए थे। इसकी वैल्यू कितनी नहीं आए थे? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। वैसे ही ये हटा तो म्यू अपॉन 4 पाई आया, बाकी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी निकल गई वैल्यू। यानी इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अच्छा, ये जो वैल्यू आप निकाल के लाए हैं ये बेसिकली उसका कौन सा फॉर्म है? स्केलर, क्योंकि तुमने इसमें डायरेक्शन को तो इंक्लूड ही नहीं किया है, इसमें तो खाली वैल्यू बताया ना। भाई वैल्यू रखोगे मिल जाएगी वैल्यू। आपको चाहिए डायरेक्शन, आपको अब चाहिए डायरेक्शन। अब एक बात हमको ये बताओ, साइन थीटा है और वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है। ए डॉट बी में साइन थीटा आता था कि ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता था? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म है। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखो। तो वेक्टर फॉर्म जैसे लिखोगे तो तुरंत पहले बी के ऊपर लग जाएगा वेक्टर, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, अब देखो
साइन थीटा आपको क्या करना है, बेसिकली साइन थीटा आपको हटाना है, ठीक। अच्छा, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, मतलब टेंसर में है, तो ये तो स्केलर है, तो ये तो वैसे ही बाहर रहेगा, इसका तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब डीएल अकेले तो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो नहीं। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लाना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, ये जो रेडियस है ना, ये वेक्टर का रोल प्ले करेगा। तो होगा क्या एक्चुअल में, ये हो जाएगा आपका डीएल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। समझ आया? देखो dl इंटू आर मतलब ये a क्रॉस b, तो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो a, अब b जब रखोगे तो r रखोगे कि नहीं, r साइन थीटा, नीचे क्या रखे हो, क्यूब, तो इसका एक क्यूब उसके एक आर को क्या कर देगा, कैंसिल करके वापस ये ले आओगे कि नहीं ले आओगे। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो देखो अभी ऊपर वाला मिलेगा कैसे, देखो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं, म्यू अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आई हो गया। अच्छा, आई डीएल ए की जिम्मेदारी निभा रहा है और आर बी की जिम्मेदारी निभा, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा का मतलब है डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा और अपॉन आर क्यूब। तो एक आर को काट नहीं देगा, तो एक जब काट देगा तो ऊपर क्या बचेगा, आई डीएल साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, आया कि नहीं वापस वही। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको मैं समझाया हूं। तो ये जो नीचे वाला है ये किस फॉर्म में लिखा है आपने, वेक्टर। आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म या बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, ये उसका स्केलर फॉर्म हो गया, ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। चलो, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है, वैसे ही म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7। डायरेक्ट याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -7। अब पेपर में जानते हो कभी कभी कंफ्यूज कर देगा वो आपको। ये बताओ, अगर यहां से खाली म्यू नॉट पूछे, लिख सकते हो कि नहीं, तो कभी कभी म्यू नॉट पूछ लेगा वैल्यू, कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, तो वो आप कहीं कहीं बच जाओगे। तो याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये है, खाली म्यू नॉट की वैल्यू पूछेगा तो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 है, ये ध्यान से रखना, ठीक है। बाकी जो यूनिट आपको रखनी है वो आपको रखनी है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या वेबर एम्पियर पर मीटर, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, वेबर मीटर एम्पियर, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप क्या रखते हो। नहीं, मीटर में नीचे जाएगा। दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, म्यू नॉट पहले चैप्टर में भी आ चुका था एक बार, याद है, वहाँ एप्सिलॉन नॉट आया था और एप्सिलॉन आया था। तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, एक्चुअली ये सब मीडियम को ही बताने आते हैं। तो वहाँ इसको क्या बोले थे, याद है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोले थे, एप्सिलॉन नॉट का क्या नाम था, पहला चैप्टर है, हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और अगर एप्सिलॉन होता तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सेम वही चीज़ यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ये पूरा म्यू नॉट, यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये वही चीज़ यहाँ भी रोल प्ले करेगा। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलो या वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, और अगर कोई मीडियम गिवन होगा तो वही सेम कन्वर्ट हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। नॉट का मतलब ही होता है वैक्यूम, नॉट का मतलब ही, फिजिक्स में नॉट लगा इसका मतलब, उसका मतलब है वैक्यूम, एयर। वहाँ एकदम सब कुछ एकदम निल कर दिए हैं आपने। और अगर म्यू खाली लिखा है तो इसका मतलब, अब ये एक बात याद रखिएगा, अगर म्यू नॉट हटा और म्यू अपॉन 4 पाई हुआ तब ये उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है पहले से। जैसे याद होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले से डिसाइडेड थी, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 पहले से डिसाइड थी, वैसे म्यू नॉट की वैल्यू भी ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है। तो ये जो 10 टू दी पावर -7 वैल्यू है, ये किसकी है, म्यू नॉट अपॉन, खाली म्यू अपॉन 4 पाई की नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक।
बाकी द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन सीजीएस सिस्टम इज यूनिटी। सीजीएस सिस्टम में लेते हो तो ये वैल्यू यूनिटी हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंटल करंट। एलिमेंटल करंट का मतलब है बहुत छोटा सा करंट, मतलब वायर के अंदर बहुत छोटा सा करंट ले जाना, तब बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो। अब यह शायद याद होगा, कूलॉम्स लॉ की भी लिमिटेशन थी, क्या थी? सिर्फ पॉइंट चार्ज पे ही वो एप्लीकेबल था। वैसे ही बायो-सेवर्ट लॉ भी वही वो कह रहे हैं। अब बायो-सेवर्ट लॉ के पास चार्ज तो नहीं है, लेकिन चार्ज का ही दूसरा रूप कौन है? करंट ही तो है। तो वो बायो उसमें कूलॉम्स लॉ में बोले थे कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बायो-सेवर्ट लॉ कह रहे हैं कि एलिमेंटल करंट के लिए, मतलब करंट कम रहे, करंट बहुत ज़्यादा मत सर्किट फ्लो करा देना। अब ये नहीं कि ट्रांसफार्मर चल रहा है और उसके लिए बायो-सेवर्ट लॉ लगा दें, वहाँ नहीं लगा पाओगे। करंट का वैल्यू एलिमेंटल बहुत कम होना है, छोटा होना चाहिए, तब आप आराम से बायो-सेवर्ट लॉ लगाइएगा, ज़्यादा के लिए नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एलिमेंटल का मतलब स्मॉल करंट, बहुत छोटा करंट। ठीक, चलो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ केसेस हैं जो पूछा जा रहेगा। अब हमको एक चीज़ ये बताओ, कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट आप दोगे तो कांस्टेंट कर सकते हो, डीएल लेंथ आप कांस्टेंट कर सकते हो, एक बार काट के डिसाइड कर लिया कितना ही करना है, आर स्क्वायर कहाँ निकालना है एक बार कांस्टेंट कर दिया, बदल सिर्फ क्या सकते हो, थीटा बदलते जाओ, एंगल बदलते जाओ। भाई पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, तो पॉइंट के फिक्स करते ही क्या फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया। करंट हम दे रहे हैं करंट, तो करंट तो हम फिक्स कर ही सकते हैं, कांस्टेंट करंट तो हम दे ही सकते हैं। डीएल लेंथ हमने लेंथ में फिक्स कर दी, तो हम चेंज सिर्फ क्या कर सकते हैं, कैसे? देखो ये वायर है, इससे ऐसे एक्चुअली फिगर यही है, ऐसे है। याद है पिछले वाले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और एक तीसरा भी डराइव कराए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, कि कहीं कभी अगर आ जाता है, क्योंकि नहीं एक्सियल का मतलब होता है ऐसे और इक्वेटोरियल का मतलब होता था ऐसे, क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में पॉइंट नहीं हो सकता? तो उसके लिए जनरल दिखाए थे ना। वैसे ही ये जो लॉ है, ये किसी भी, भाई ये अगर करंट है तो इसके चारों तरफ फील्ड बनेगी ना, तो कुछ जरूरी थोड़ी ना हर बार फील्ड ऐसा ही तुमको पूछे, हो सकता है पॉइंट ऐसे कर दे, हो सकता हो यहाँ कर दे, तुमसे जरूरी फील्ड हर बार यहीं पूछे, सामने ही पूछे, थोड़ा तिरछा करके पूछ लिया तो। अब अगर हम करंट कैरिंग वायर हैं, हम करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और हमारे चारों तरफ फील्ड बन रही है, तो जरूरी है कि हर बार कोई ऐसे यही बगल में पूछे हमारे, अरे हो सकता हो थोड़ा ऊपर पूछ लिया, तो अगर ऊपर पूछ लिया तो हम उस पॉइंट से हमको ज्वाइन करोगे तो एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचो ऐसे अगर है तो देखो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 तो नहीं बनेगा, 180 भी नहीं बनेगा, लेकिन एंगल कुछ तो कुछ बनेगा। मतलब अब इमेजिन करो मेरे चारों तरफ फील्ड बन रही है, तो अगर मैं पॉइंट चेंज करता जाऊं, ऐसे पॉइंट चेंज करता जाऊं, तो एंगल ये देखो यहाँ का एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले यहाँ था एंगल ये था, अब इसको अगर ऐसे कर दे तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको और कर दे चेंज हो जाता है कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं थीटा पे डिपेंड करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, डीबी जो है, उसको डायरेक्ट इफेक्ट कौन कर सकता है? साइन थीटा डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। साइन की मिनिमम वैल्यू कितने पे होती है? साइन की मिनिमम वैल्यू किस डिग्री पे होती है? 0। तो अगर आपने थीटा 0 डिग्री रखा तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। और अगर साइन 0 हुआ तो बच्चा यहाँ जब 0 रखोगे ना, और 0 से कुछ भी डिवाइड करते हो तो 0, और ये पूरा टर्म 0, मतलब उस केस में डी भी आपको क्या मिल जाएगा? 0 डिग्री। अब ये समझो, पहले समझाने तो ठीक है, वो ऐसे केस करके समझो, पहले समझो। हमको ये बताओ, अगर थीटा, सिर्फ फिगर ध्यान से देखो, अगर थीटा 0 हुआ तो पॉइंट पी कहाँ गया? अगर थीटा 0 हुआ तो पॉइंट पी कहाँ गया? वायर पे ही पॉइंट चला जाएगा ना। थीटा 0 कब होगा? जब इस पॉइंट को लाके वायर पे ही रख दोगे। वायर पे फील्ड नहीं बनता, वायर के चारों तरफ बनता है फील्ड। कंसेप्ट क्लियर हुआ? दिया तले, दिया जहां जलता है वहां अंधेरा होता है, लेकिन उसके चारों तरफ उजाला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर के चारों तरफ बनेगा, वायर पे नहीं बनेगा। और ये पॉइंट जब चला आएगा एकदम वायर पे ही, तब तो थीटा 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0।
बात समझ आई? थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों क्लियर हुआ। दूसरा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब है अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको थीटा क्या रखना पड़ेगा? 90 रखिए और साइन 90 आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और dB अगर 1 हो जाएगा तो अब फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, साइन थीटा तो चला ही गया, अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये क्या बनेगा? यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअल एकदम वायर के ऐसे आ गया, ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब वायर ऐसे है और पॉइंट एकदम ऐसे आ गया, तो परपेंडिकुलर पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब वायर के चारों तरफ क्या बन रही थी? मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड, निकल गया आइडियल साइन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या बचा है अभी? डायरेक्शन बचाना, डायरेक्शन बताना बचा है ना अभी। मैग्नीट्यूड तो बता दिया, अब क्या बता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए दो रूल हैं जो कि ऑलरेडी क्लास 10th में आपको पढ़ाए गए थे। पहला राइट हैंड थंब रूल, ये वाला, और दूसरा राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में भी वही है कि वो आप पेचकस लेके स्क्रू खोलोगे तो जब जिधर घुमाओगे तो वो बाहर आएगा, अंदर टाइट करोगे तो वो अंदर जाएगा। या राइट हैंड थंब रूल लगाओ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप चाहे राइट हैंड थंब रूल लगाइए, चाहे राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग लगाते हैं वो राइट हैंड थंब रूल ही लगाते हैं। समझ आया? पढ़ दे रहा हूँ, क्या था? इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू हेल्ड इन द राइट हैंड such that the thumb points the direction of current, the tip of curled finger circulating the। अब देखो ये वायर है, ठीक, और इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो आपके राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रखिए पहले। तो राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रख दो, उसके बाद उंगली घुमा दो, कर्ल कर दो, तो जो जिधर उंगली घूमेगी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? अब जरा इसको भी ध्यान से समझो और थोड़ा। अगर आपके पास वायर है, ध्यान से देखो, अगर आपके पास वायर है तो दो कंडीशन है। पहला, आपका करंट किस डायरेक्शन में हो सकता है? अपवर्ड, पहली कंडीशन। दूसरा, आपका करंट कहां जा सकता है? नीचे। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया? डाउनवर्ड। अब देखो वायर में करंट जिधर फ्लो होगा, अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा, पहली बात तो जल्दबाजी में लेफ्ट का ना उठे, क्योंकि सारे काम बिकॉज राइट इज राइट। तो अंगूठा किसके डायरेक्शन में रखो? करंट के डायरेक्शन में। तो अंगूठा रख दिया करंट के डायरेक्शन में। उसके बाद अब ध्यान से देखना, उसके बाद उंगली घुमाओ, तो अब इमेजिन करो फील्ड अंदर, इधर से अंदर जाएगी और घूम के इधर से फील्ड बाहर आएगी। अच्छा, ये तो 3D था, तो यहां तो आपको दिख रहा है ना कि ऐसे। अब ये देखो, ये नाखून, उंगली किधर जा रही है? मतलब ऐसे जाएगी फील्ड और ऐसे घूम के। अच्छा, उस फील्ड का शेप क्या बनेगा? सर्कुलर बनेगा। तो इसके चारों तरफ अगर फील्ड बनाऊं मैं, तो ऐसे बनेगी, और उस फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और ऐसे होगा कि नहीं होगा? मतलब इधर फील्ड घुस रही है और इधर से फील्ड। समझ आया? जरा सेकंड केस में करो। इसमें पहले वाले केस में ऊपर था, अभी करंट का डायरेक्शन कहां हुआ? नीचे। अब करो जरा नीचे। अब जब नीचे करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, पहले में जरा ध्यान से देखो, पहले में ऐसे था, तो मेरी तरफ है फील्ड की तुम्हारी तरफ? पहले मेरी तरफ है, मतलब इधर से घुसेगा और इधर से तुम्हारी तरफ निकलेगा। पहले तो अंदर ही जा रहा है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन नीचे कर दिया तो अब पहले किसके तरफ जाएगा? अब तुम इधर से बाहर निकलेगा और इधर से अंदर आएगा। यानी कि अगर ये ऐसे है, ऐसे, तो फील्ड इधर अंदर जाएगी। तो अगर मैं इसका फील्ड बनाऊं तो ये ऐसे अंदर इधर जा रही है, तो इधर जा रही है मतलब इधर अंदर गई और इधर से फील्ड बाहर आई।
समझ आया? निकालना आ गया। अब जरा फिगर बड़ा गंदा लग रहा है, बार बार सर्कल बना, क्योंकि 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो बोर्ड पे क्लियर नहीं होगा, बार बार आप कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए दूसरा भी दिया गया। अच्छा एक चीज और, ये बताओ, जब अपवर्ड था तो फील्ड क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अप करंट अपवर्ड तो फील्ड का डायरेक्शन, जब फील्ड डाउनवर्ड तो क्लॉक डायरेक्शन रट लो इसको। डाउनवर्ड पे क्लॉकवाइज, रटना क्या है करके चेक कर लियो, डाउनवर्ड पे क्लॉकवाइज जाएगा और अपवर्ड पे एंटी क्लॉक। समझ आया? फिगर गंदा लग रहा है देखने में क्योंकि ये है, तो इसके लिए इतना बार बार आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक तरीका और दिया गया, एक सिंबल दिया गया, इसके लिए सिंबल दिया गया दूसरा। अच्छा अगर फील्ड लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, तब तो लिखना आसान है भाई, लेफ्ट लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, और टॉप लिख सकते हैं, बॉटम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फील्ड अंदर जा रही है और फील्ड बाहर, मतलब प्लेन के अंदर जा रही है और प्लेन के, तो उसके लिए सिंबल दिया गया है। अगर फील्ड प्लेन के अंदर जा रही होगी तो वहां आप सिंबल क्रॉस बनाकर सर्कल कर देंगे, तो इसका मतलब फील्ड अंदर जा रही है। और अगर डॉट बनाकर सर्कल किया है, इसका मतलब क्रॉस क्या शो कर रहा है? इनवर्ड। और डॉट क्या शो कर रहा है? आउटवर्ड। तो फिगर गंदा भी नहीं होगा और हमें हमारे वायर के चारों तरफ फील्ड भी आसानी से मिल जाएगी। ऐसे तो मतलब इधर फील्ड इनवर्ड है, इधर से फील्ड, इधर से तो इधर अंदर गया, इधर इनवर्ड हो गया और इधर आउटवर्ड हो गया। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में नहीं है, फोटो खींच लो या इसको कहीं किनारे लिख लो। बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी नोट्स में, तो इसको याद रखो या कहीं लिख लेना इसको। समझ आया? क्लियर हुआ?